My name is Ashish Rajbandhu and I'm going to teach you the Hindu law and all the law. Sir, happy to see you after Muslim law. Thank you so much, Asri. हाँ, ये नाम मेरे को देखे हुए लग रहे हैं, हर्ष। मुझे भी खुशी हुई। ठीक है, सारे एडजस्ट हो जाओ, फिर हम जो है अपनी क्लास को आज शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो है हिंदू लॉ शुरू करने जा रहे हैं, है ना। और हिंदू लॉ में हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, ये 4 कोड की एक हिस्ट्री है पूरी, इनके आने की भी हिस्ट्री है। सर, एक बात समझ में नहीं आती कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड रेस्ट 3 एक्ट्स जो है 1956। सर, आप दुनिया ये कहती है कि सबसे पुराना धर्म सनातन, तो सर ये चक्कर क्या है? ये अभी कोड तो अभी आए हैं और आप कहते हो सर कि ये जो हिंदू रिलीजन है दैट इज़ वेरी एंसेंट। इसका क्या तालमेल कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ये बात भी सही है। और दूसरी बात सर, ये जो कोडिफिकेशन हुआ ये क्या केवल हिंदुओं पर अप्लाई है? मैंने एक अगला प्रश्न हो सकता है, हिंदू कौन है सर? क्या हिंदू केवल पैदा होता है या हिंदू बनाया भी जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? दूसरा प्रश्न ये भी है, क्या हिंदू पैदा भी होता है और हिंदू बनाया भी जा सकता है? भाई, कोई आदमी कन्वर्ट हो जाए हिंदू बन गया, है ना। कोई कन्वर्ट हो जाए हिंदू बन गया, तो केवल हिंदू पैदा नहीं होता, हिंदू बनाया भी जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही केवल मुस्लिम पैदा नहीं होता, मुस्लिम बनाया भी जा सकता है। और मुस्लिम्स के बनाए जाने की प्रकृति सबसे ज़्यादा, इसीलिए दुनिया में इस्लाम फैल गया, दुनिया में इस्लाम फैल गया। और हिंदुइज्म जो है उसमें हिंदू बनाने की पद्धति हल्की, इसलिए हिंदुस्तान तक सीमित रहा या थोड़े और एडजेसेंट कंट्री में। ठीक है, दूसरा कि सर ये हिंदू धर्म के स्रोत क्या हैं, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉज। हिंदू लॉज केवल हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं है, ओनली हिंदू मैरिज एक्ट की बात नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात नहीं है। पहला काम तो अभी तुरंत करो, अपना बेयर एक्ट देखो। एक बार एक क्वेश्चन पेपर आया, मैं पेपर लगा रहा था, पेपर हॉल में था, तो वहां पूछा गया हिंदू मैरिज एक्ट 19 विच इज द करेक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसे करके उसने क्वेश्चन बनाया, या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ऐसे करके क्वेश्चन बनाया। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन तो वो आपके फ्रंट पेज से ही बना देते हैं। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और बाकी सारे क्या है 56, है ना। तो अभी कुछ बच्चे मेरे से बड़े नए हैं जो मेरे से फैमिलियर नहीं है ना। तो हम लोग ना कवर टू कवर पढ़ने वाले हैं, ये काम आपका है, यानी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज, यानी यहाँ से शुरू करेंगे और बेयर एक्ट पे बड़ा जोर देंगे, क्योंकि लॉ इज बेयर एक्ट, बाकी सब तो बातें हैं जो मैं करूँगा, है ना। तो जब भी क्लास में आना है, आज तो हमारी थ्योरी चलेगी, है ना, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, ये सब चलने वाला है आज। आज तो कोई बात नहीं, आज जरूरत भी नहीं है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी जरूरत ना पड़े, है ना, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ाऊँ तो। लेकिन उसके बाद से आपके हाथ में बेयर एक्ट होना ही चाहिए, अपना खुद का बेयर एक्ट, नहीं समझे। और वो फोन पे पढ़ने वाली पद्धति पे मैं बिलीव नहीं करता, नहीं समझे। बेयर एक्ट ऐसे पढ़ना है आपको, एक एक लाइन इसको जो है हाईलाइट करते हुए, एक एक लाइन ये आपका बेयर एक्ट है, ऐसे ही पढ़ना है, मतलब आपका बेयर एक्ट आपका पेन। ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो 1 या 2 क्लास के बाद हम लोग जो है बेयर एक्ट पे आ जाएंगे, लेकिन आज तो थ्योरी है बेसिकली, पहली क्लास, दिस इज अवर फर्स्ट क्लास इन विच आई एम गोइंग टू टीच द व्हाट आर द हिंदू लॉज, हु इज द हिंदू, नंबर 2 व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। ये चीज़ें हैं आज की क्लास में, या कंटिन्यू हो सकता है या कल की क्लास में हम यही पढ़ें, ये चीज़ें हमारी चलने वाली हैं। एक बात,
दूसरी बात ये कि सर जो क्लास आज चलेगी यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। जैसे मैंने कहा, जब भी पढ़ाता हूँ बच्चे जो मेरे को जानते हैं, मैंने कहा सब कुछ आउट है जुडिशरी के पेपर में, बस जरूरत है आपको प्रैक्टिस की। जैसे जो आज की हम क्लास लेने वाले हैं, दैट इज दी रूल्स ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। ऐसा कोई पेपर नहीं बनता फैमिली लॉ का जिसमें प्रीलिम्स में, जिसमें या तो एक क्वेश्चन आएगा व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, या दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। या तो हिंदू लॉ के सोर्स पूछेगा एक क्वेश्चन प्रीलिम्स का, या तो मुस्लिम लॉ के सोर्स पूछे। कहीं कहीं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की वेटेज बहुत ज्यादा है, लाइक हरियाणा, बिहार, जहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप एक चूज कर सकते हैं। वहां पर तो पिछले 20 सालों की हिस्ट्री है कि एक क्वेश्चन तो अल्टरनेट पूछते हैं, एक बार पूछेंगे व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, और अगली बार उसको चेंज करके कर देंगे व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। तो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन बहुत प्रेडिक्टेबल है। हमें अपनी तैयारी अगर पूरी कर लेनी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो क्या जैसे क्या पूछ देंगे मुझे पता नहीं ना। मैंने बताया ना कि जहां पर वेटेज बहुत ज्यादा है वहां पर एक क्वेश्चन तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ या फिर सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जिस पर हमारी आज की क्लास चलने वाली है कि सोर्सेज क्या है ना, क्या सोर्सेज है, पहले क्या था और अब क्या अंतर है। क्या सर हमने हमारे जो कोड है, ये हमारा हिंदू कोड बिल बेसिकली जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिंदू सक्सेशन, हिंदू माइनॉरिटी एवं गार्जियनशिप एक्ट, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, है ना, और हिंदू मैरिज एक्ट, ये जो 4 कोड हैं सर, क्या ये कहीं से इन्होंने अपने सोर्सेस को पिक किया है या नई मनगढ़ंत बातें इसमें लिख दी गई, या जो पद्धति इसमें चल रही है वो पहले भी चल रही थी। मैंने कहा कुछ तो चेंजेस किए गए, कुछ तो चेंजेस किए गए। पहले बहुत पहले एक तरीके से कुछ तो चेंजेस भारी हुए इसमें। कॉम्परेटिव एनालिसिस भी करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट में या हिंदू लॉज में और मुस्लिम लॉज में, कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। और जो एक नई चर्चा चल रही है कॉमन सिविल कोड की, दैट इज अ न्यू डिस्कशन, वेरी ब्रोची टॉपिक, दैट इज द कॉमन सिविल कोड। सर इसको कैसे अप्लाई किया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट तो हिंदुओं के ऊपर अप्लाई है, दैट इज द बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ विच इज ओनली एप्लीकेबल टू द हिंदूज और सेक्ट ऑफ द हिंदूज, है ना, उनके ऊपर। और सर मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ मुस्लिम के ऊपर अप्लाई हो रहा है ना, उस पर हमारा कोई अख्तियार नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो सर जब लोग बात कर रहे हैं कॉमन सिविल कोड की, तो इसके बीच कॉमन क्या रहेगा, क्या हमारी चीजें उनके ऊपर जाएंगी या उनकी चीजें हमारे ऊपर आएंगी, या दोनों का आधा आधा लेंगे। मेरी बात पकड़ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सर जो डिस्कशन है कॉमन सिविल कोड की, उसको कैसे डील करेंगे आने वाली क्लासेस में हम वो भी देखने वाले हैं। दिस इज अवर फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन क्लास, तो हम सारी चर्चाएं इस क्लास में करने वाले हैं। मेरा नाम आशीष राज बंधु है और आप मेरे से कुछ दिनों तक हिंदू लॉ पढ़ेंगे, है ना। कुछ बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं और कुछ पढ़ भी रहे हैं जो आईपीसी मेरे से मॉर्निंग में पढ़ते हैं। कुछ चेहरे जो है शायद देखे हुए लग रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग क्लास में आईपीसी लेता हूँ मैं, ठीक है, कुछ ने आईपीसी भी पढ़ी है ना। तो खैर कोई ना, अब हम हिंदू लॉज को अपने शुरू करने जा रहे हैं। पहला सवाल ये है कि सर ये हिंदू कौन है। पहली बात सर, क्या इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व, ये भी एक बड़ा प्रश्न है ना। क्या इन दोनों के बीच कोई अंतर है, हिंदू कौन है और हिंदुत्व कौन है। सर सब बात छोड़ो, ये टर्म कैसे आया, ये हिंदू शब्द क्वाइन किसने किया, हु क्वाइंड दिस टर्म, दैट इज दी हिंदू, है ना। इसके बहुत कई थ्योरीज चर्चा में है, जिसमें से एक थ्योरी जिसको हम लोग मानते हैं वो थ्योरी ज्योग्राफिकल रीजन को इंडिकेट करती है कि देखो उस समय, आज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन है जो मोड है वो है शिप, वेसल्स, है ना। और उस समय तक इतनी तगड़ी शिप्स और वेसल्स नहीं थी कि जो एक कंट्री पे दूसरी कंट्री ट्रेवल कर सकें। इमेजिन करो सिचुएशन, उत्तर में विशाल हिमालय, नॉर्थ में कोई पार कर सकता है इसको, आज की टाइम में भी मुश्किल है। साउथ में हिंद महासागर, दक्षिण में, है ना, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी अगर इनडायरेक्टली हम देखें तो हम तो एक तरीके से लॉक्ड स्टेट है तीनों तरफ से, पूरे तरफ सिक्योर। अभी की नहीं, पहले की बात कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल रीजन पे जोर दे रहा हूँ ना मैं। तो इधर भी ऊपर भी सिक्योर, इधर भी और इधर भी, रास्ता ले दे कल कहाँ कहाँ बचा।
पंजाब अफगानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते ही होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ जाने का, अरब कंट्रीज को जाने का। यही रास्ता देखो ना नजर उठा के, पैदल वाला, है ना, यही एक रास्ता हमारे पास ले दे के बच रहा है। तो इसका जो हिंदू वर्ड है, इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन भी है। ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, रीजन क्या है? उसका कारण है कि जो अरबियंस थे वो ट्रेड करने इंडिया आते थे बेसिकली, है ना। तो अभी भी देखते होगे कुछ लोग बाउंड्री, नदी की बाउंड्री के आधार पर डिमार्केट करते हैं, गंगा पार वाले, जमुना पार वाले, इस तरह दिल्ली में भी है जगह वो, है ना, जानते होगे तुम। तो उस समय जब वो ट्रेड करने जाते थे और इसके बीच में पड़ती थी इंडस रिवर, सिंधु नदी, उनके ट्रेड के जो पार करने में क्या पड़ती थी, इंडस रिवर। तो वो सा, और जिसे सिंधु नदी बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, तो वो सा को जो अरेबियंस है वो हा प्रोनाउंस करते थे। क्या करते थे? हा। तो बोलते थे सिंधु सिंधु, वो प्रोनाउंस वो कैसे करते थे, वो हा से, हिंदू हिंदू। ठीक है। तो एक रीजन, एक थ्योरी, इसको, ये कोई ऐसी थ्योरी तो है नहीं जो प्रमाणिक हो, जिसके ऊपर कोई साइंटिफिक एविडेंस डाला गया हो, लेकिन हम तो चर्चा तो करेंगे ही। तो एक थ्योरी, पहला ये जो वर्ड हिंदू आया, जो चूंकि हिंदू लॉज पढ़ने जा रहे हैं ना हम, तो जो पहला वर्ड आया ये हिंदू कैसे आया, इसके पीछे थ्योरी ये निकल कर आई, द मेन थ्योरी बिहाइंड दिस टर्म हिंदू दैट इज गिवन बाय द अरेबियंस। और वो सा को हा बोलते थे, तो बोलते थे सिंधु सिंधु, प्रोनाउंस होता था हिंदू हिंदू, तो हम लोग हो गए हिंदू। ये वर्ड जो है कि इस नदी के पार रहने वाले लोग, वो उनसे डिनोट करते थे, तो वो एक वर्ड हमें मिल गया। एक तो ये बात हो गई, तो हम लोग हो गए, ये हो गए हिंदू। अगर पूरा हमारा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस उठा के देखें और सिविल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी उठाकर देखें, अपनी हिस्ट्री का हमारे पास क्या अपना, तो ले देकर हमारे पास 2-4 ज्यूरिस्ट मिलते हैं जिनके साथ हम हाईली डिफर करते हैं आज के टाइम, जिनकी विचारों से हम सहमत नहीं होते, डिस्पाइट दैट अच्छे हों या बुरे, अपने पास ले दे के जुरिस्ट तो वही है। जैसे ऑस्टिन के साथ हम बहुत डिफरेंस रखते हैं कि सर ये ऑस्टिन साहब ये क्या बात करते हो, लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन, लॉ कमांड कहेगा गोली मार दो तो मार दोगे, तो क्या लॉ हो जाएगा ये? तो कह रहा है ये सब बातें बाद में, ये मेरी थ्योरी है, लॉ इज कमांड बाय सॉवरेन, अच्छा बुरा बाद में देखो, थ्योरी तो यही है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, सेम उसी तरीके से अच्छे बुरे बाद में हमारे पास ले देकर जो ज्यूरिस्ट मिले, जिन्होंने हिंदू रिलीजन को, हिंदू प्रैक्टिसेस को, हिंदू सोसाइटी को कैसे गवर्न होना है, वो भी कौन से मसले, सक्सेशन, जमीन के अंतरण के, जैसे मैरिज, जैसे अडॉप्शन, इन सारे मसलों को डील करने के लिए हमारे पास 2-4 ज्यूरिस्ट हैं, जिसमें एक नाम बड़ा है मनु का, मनु, है ना, एक नाम क्या है, मनु का। दूसरा नाम है विज्ञानेश्वर का, दूसरा नाम है जिमूतवाहन का, और जिमूतवाहन और विज्ञानेश्वर के ऊपर ही पूरा हमारा हिंदू मैरिज एक्ट जो तुम देख रहे हो ना, उनकी थ्योरीज पर ही पूरा ये बना है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो हमारा भले ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, गार्जियनशिप एक्ट 1956 ये आया अभी हो, लेकिन प्रैक्टिस तो पहले से चली आ रही थी, नहीं समझे? तो जो सोर्सेज हैं हमारे, वो एंसेंट सोर्सेज हैं, वो कोई आज के नहीं है। हमने बस उनका कोडिफिकेशन किया, उसमें जो बुराइयां थी उनको दूर किया। जैसे हिंदू मैरिज एक तरीके से संस्कार माना जाता था, यानी कि एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का बंधन है। आज तो फट से तुम लोग एक ही काम कर रहे हो, खासतौर से तुम लोग, उस संस्कार को तोड़ने का, डाइवोर्स कराने का, दूसरा कोई काम कर रहे हो। तो ये जो तुम, जिस बात को तुम ये कहते हो कि हिंदू मैरिज दैट इज बेसिकली फॉर द 7 बर्थ्स, वो बात तो तुम ही जुटला रहे हो, उसको अभी कोर्ट में जाके तोड़ दे रहे हो। तो ये चीजें, इनमें भारी चेंजेस हुए। जैसे अब तो महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट्स, ये तो बड़े बाद में मिला, यही हम हिंद मुसलमानों से अलग हो गए, मुस्लिम थॉट से अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? मुस्लिम लॉ पढ़ोगे तो मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट शुरू से है, हमने अभी दिया, ने अभी दिया, ने अभी दिया कि नहीं दिया, अभी दिया। रुको, अभी डाइवोर्स का तो थॉट प्रोसेस ही नहीं था। एक बार बंदा कोई बुरा मिला किसी फीमेल को, उसी को लेके ढोना है, अच्छा बुरा तुम्हारी किस्मत। हिंदू कोड बिल आया तो मुस्लिम हिंदू मैरिज के डिसोल्यूशन का रास्ता खुला। हिंदू मैरिज एक्ट आया तो हिंदू मैरिज के डिसोल्यूशन का रास्ता खुला।
हमारे इसके आने से बहुत सारे चेंजेस, वो प्रोग्रेसिव और जरूरी चेंजेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले हम लोग गवर्न ही नहीं होते। ब्रिटिशर्स भी आए जब, तो उन्होंने हमारी पुरानी कस्टम और यूजेस को उतनी ही मान्यता थी जितनी जरूरी थी, लेकिन उतनी उस सीमा तक वैलिडिटी दी जिस सीमा तक वो किसी स्टैट्यूट को वायलेट ना करे। उस सीमा तक हमारी कस्टम वैलिड थी जिस सीमा तक वो किसी क्रिमिनल लॉ को वायलेट ना करे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी आपकी प्रैक्टिस आपकी, उसको मनाओ, बशर्ते कोई इंस्टीट्यूट खतरे में ना पड़े, किसी लॉ को चैलेंज ना करो आप। तो हमारे पर्सनल लॉस को इन्होंने नहीं छेड़ा, और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉस को इन्होंने नहीं छेड़ा, इवन सिख्स के पर्सनल लॉस को इन्होंने नहीं छेड़ा। ये हिंदू मैरिज एक्ट सिखों के ऊपर भी अप्लाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग हिंदू हो गए। ये हिंदू मैरिज एक्ट जैन के भी ऊपर अप्लाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जैन लोग हिंदू हो गए। डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट हैं हिंदू मैरिज के, वीर शैव, लिंगायत, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, जो हिंदू धर्म से ही कभी अलग हुए विचारों के आधार पे, लेकिन उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई है। एक बात और समझो, ये जो तुम पढ़ने जा रहे हो हिंदू मैरिज एक्ट, ये नहीं बताता कि कौन हिंदू है, बल्कि ये बताता है कि हिंदू लॉज किनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। हिंदू कौन है ये नहीं बताता। इसका मतलब ये नहीं है जिनका जिनका नाम सेक्शन 2 में दे दिया गया वो हिंदू है ना। सेक्शन 2 तो तुम्हें ये बताता है कि किनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होने वाला है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? किनके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ये बात हमने समझनी है। सोर्सेस क्या है सर इसके, बताओ आप। सोर्सेस है प्यारे बच्चे 8, इसमें 4 सोर्सेस को हम एंसेंट मान के चलते हैं। हम 2 कैटेगरी में हिंदू मैरिज के सोर्सेस को डिवाइड करने वाले, एक प्राइमरी सोर्स और दूसरा सेकेंडरी सोर्स। क्या हम कह लें, एक मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ और दूसरा एंसेंट सोर्स ऑफ। मॉडर्न सोर्स तो तुम्हारे सामने ये रखा है, कस्टम भी मॉडर्न सोर्स में है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस में है, भी इसी में से है। तो सर एंसेंट सोर्सेस क्या हो गए, वो कौन से सोर्सेज हैं जो एंसेंट सोर्सेज में हम जिनको एक तरीके से रखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम यही सब पढ़ेंगे। हु इज द हिंदू, हिंदू लॉ किन के ऊपर एप्लीकेबल है, हिंदू रिलीजन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, हिंदू रिलीजन के स्कूल्स कौन कौन से हैं। यहाँ से क्वेश्चन में पेपर 100% एक सवाल आता है। अगर ये सवाल नहीं भी आएगा व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, तो ये तो जरूर ही आएगा कि स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है, दाय भागा और मीताक्षरा में फर्क क्या है। दोनों से मिलके एक क्वेश्चन तो बनने ही वाला है। तो यही है प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रेडिक्शन इसका जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर भी चेंजेस हो गए। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, मैरिज पे बताओ, डाइवोर्स पे बताओ, है ना, डायरेक्ट वाइडेबल मैरिज बताओ। अब डायरेक्ट क्वेश्चन का काम खत्म है प्यारे बच्चे। किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, यानी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सर जी हिंदू लॉ में इलस्ट्रेशन कैसे बनेगी? हिंदू लॉ में इलस्ट्रेशन बनेगी हिंदू लॉ के केस लॉ से। मैं जो केसेस बताने वाला हूं आपको वो पूरी तरीके से फिल्टर्ड केसेस हैं। वही आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में मिलेंगे, वही LLM PG में मिलेंगे, या वही नेट के एग्जाम में। इंपॉर्टेंट सारे केसेस मैं आपने बताने वाला हूँ, सारे के सारे। और उन्हीं केसेस के मैं फैक्ट भी बताऊंगा। फैक्ट क्यों बताऊंगा? क्योंकि उसके आधार पर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा मेंस में, क्योंकि पैटर्न अब पूरी तरीके से बदल चुका है। TGS की कट ऑफ देख के तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, यमुना में पानी बहुत बह गया है। मतलब जो 120 में सेफ कट ऑफ मानी जाती थी, ये 160 में भी सेफ नहीं रही। मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो इसलिए अपने आप को सोच लो तुम कहाँ पे हो, है ना। तो अब तुम्हें तो 2 बातें बदलनी पड़ेंगी, एक तो हार्डवर्क रेस करना पड़ेगा और स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। दोनों बातें जरूरी, स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस होने चाहिए और हार्डवर्क, दोनों जब मिलेगा तभी बात जो एक तरीके से बनेगी। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। हम लोग नंबर 1 शुरू करते हैं, हिंदू कौन है। वो मैंने बताया कि हिंदू टर्म कैसे आया, और हिंदू टर्म के आने के पीछे रीजन क्या था, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से हमें हिंदू टर्म लेके आना पड़ा। 1974 के बाद जो हमारी हिस्ट्री है, ब्रिटिशर्स ने भी हमारे पर्सनल लॉज को एप्लीकेबल मान लिया, बशर्ते वो जो है किसी कस्टमरी लॉ को एक तरीके से चैलेंज ना करें।
हमारे लॉज हैं, अपने चलते रहे, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बाद में कई लॉ निकल कर आए। इंडियन कोर्ट्स आज भी एक इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को इंपॉर्टेंट सोर्स मानती है। इक्विटी तो कॉन्सेप्ट बेसिकली ब्रिटिश का है ना, वेयर इक्विटी फॉलोज द लॉ। जहां लॉ है वहां इक्विटी का कोई काम नहीं, लॉ इक्विटी लॉ के पीछे पीछे चलेगी, नहीं है तो इक्विटी से हम डिसीजन ले लेंगे। प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस मनोहर जोशी वर्सेस एन.बी. पाटिल, मनोहर जोशी वर्सेस एन.बी. पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्यारे बच्चों, हिंदू और हिंदुत्व या हिंदुइज्म जिसे हम कहते हैं, बोथ आर नॉट दी सिनोनिमस, बोथ आर डिफरेंट, देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदू एंड हिंदू, दोनों के बीच डिफरेंसेस हैं। हिंदू कॉन्टेक्स्ट को हम हिंदुइज्म के साथ नहीं जोड़ सकते, इस बात को आपको समझ। कुछ लोग हैं हिंदू प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हिंदू नहीं है, वो वेरी मच सिमिलर है लेकिन वो हिंदू नहीं है। हिंदू बनाया भी जा सकता है, हिंदू पैदा भी होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हिंदूज बॉर्न एज वेल एज मेड, बनाया भी जा सकता है और पैदा भी किया जा सकता है। सर जी बनाने के रास्ते क्या हैं? हमने कहा कई रास्ते हैं बनाने के। हिंदू बनाया भी जा सकता है और हिंदू पैदा भी होता है। सर जी हिंदू बनाया कैसे जाएगा? मैंने कहा कन्वर्जन। सर जी आधार क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई सेरेमनी, ना पंडित जी, कुछ नहीं चाहिए। कोई बंदा खड़ा होके कह दे आज से मैं हिंदू और रहूंगा, हिंदू विधियों को पालन करूंगा, वो हो गया हिंदू। कोई विटनेस विटनेस नहीं चाहिए। प्रैक्टिस करने, कोई बंदा हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने लगे प्रैक्टिस भी करने लगे, दुनिया देख रही है कि पूजा कर रहा है और जल डाल रहा है, ये वो हो गया हिंदू। नहीं समझे? लेकिन दिक्कत दूसरी यहाँ आती है, हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड इनटू द कास्ट। अब कोई हिंदू मुस्लिम हिंदू बन के आएगा तो उसको पंडित जी बनाया जाए, तो उसको ठाकुर साहब बनाया जाए, यादव जी बनाया जाए, बनाया क्या जाए? यहाँ आकर गाड़ी हिंदुज्म की रुक जाती है बेसिकली। नहीं समझे? मुस्लिम में कन्वर्जन का रेट इसलिए हाई रहा क्योंकि जाते ही मुस्लिम बन जाओ। नहीं समझे? कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादातर हिंदू जो मुस्लिम से इंडिया के वो तो कन्वर्टेड ही है ना। लेकिन हिंदूज के साथ दिक्कत ये है कि हिंदू बनाया तो जा सकता है, लेकिन अगर पूछो सर जी हमें बनाओगे कहाँ, किस कैटेगरी में रखोगे? हिंदूज आर डिवाइडेड इनटू फोर वर्नास, हम किस में लैंड करेंगे? अगर अभी ये तुम उस पर्टिकुलर कमिटी से पूछो जहां तुम लैंड करना चाहते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये तुम उस पर्टिकुलर, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। यहाँ जातियों में स्विच नहीं है, तुम रिलीजन की स्विच की बात कर रहे हो। इसीलिए इसके प्रसार में सबसे बड़ी कमी जो थी वो इसकी वर्ण व्यवस्था थी। हिंदुइज्म, हिंदू धर्म जो सीमित रहा, अगर इसकी थ्योरी की सटीक बात करें तो सीमित रहा, मतलब हिंदुस्तान की सीमाओं में जो सिमट के रह गया, सबसे बड़ा कारण कास्ट सिस्टम था। कल की न्यूज पढ़ रहा था मैं, घोड़ी में नहीं बैठने दिया, उतार के मारा। ये कल की न्यूज है गुजरात की, ये कल की न्यूज है। और मुझे इतनी खुशी होती है कि वो स्टेट जहां पर कास्टिज्म का सबसे ज्यादा लेवल लगता है, स्पेशली यूपी और बिहार, वहां ये घटनाएं माइन्यूट ना के बराबर सुनी होगी तुमने 20 साल में। कभी एमपी में सुनोगे, गुजरात में सुनोगे, राजस्थान में भी सुनोगे, यूपी में तुम नहीं सुनते होगे इस तरह की घटनाएं। वायलेंस हो जाता है वो अलग की बात है, यूपी में बिल्कुल जो हमें कास्टिज्म का लेवल लगता है वो बिल्कुल गलत है। रीजन रीजन माइट बी एनीथिंग, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, डिरेल हो गई गाड़ी। तो हमने कहा कि सर जी हिंदू बनाया भी जा सकता है, हिंदू बॉर्न भी होता है। बिल्कुल होता है। देखो इधर क्या तरीके हैं, मैंने कहा इफ समवन परफॉर्म द सेरेमनीज ऑफ हिंदू रिलीजन प्रेस्क्राइब्ड बाय ए पर्टिकुलर कमिटी और कास्ट, ही विल बिकम दी हिंदू। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता हमारे सामने, ये हम कोई पर्टिकुलर कमिटी की सेरेमनीज हैं उसको फॉलो करने लगे, हम हिंदू हो गए। इफ समवन ओनली एक्सप्रेस द इंटेंशन दैट आई वांट टू बिकम द हिंदू, नाउ ही इज हिंदू। मैं खड़े होके बोल दूं आई एम नॉन हिंदू, खड़े होके बोल दूं कि आज से मैं अपने आप को हिंदू होने की आशा रखता हूं, माई इंटेंशन टू बिकम हिंदू, और मैं हिंदू प्रैक्टिस करूंगा, मैं हिंदू बन गया। क्योंकि कोई फॉर्मेट नहीं ना है हिंदू बनाने का, ना कोई एफिडेविट है कि नहीं है? इससे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी दुनिया में नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी और इतनी खूबसूरत सोसाइटी दुनिया में नहीं मिलेगी।
डॉक्यूमेंट में चेंज कराने के लिए तो तुम्हें, जो तुमने एविडेंस की बात करी थी कि सर विटनेस का क्या करेंगे, तुम तो मुस्लिम पैदा हुए, है ना, डॉक्यूमेंट में लाने के लिए तुम्हें विटनेस कोई ना कोई लाना पड़ेगा, है ना, विटनेस लाना पड़ेगा, डिक्लेरेशन लानी पड़ेगी, इंटेंशन दिखानी पड़ेगी। हाँ, और ये भी बात सही है कि डायरेक्ट भी तुम रिलीजन अपना चेंज करा दो एप्लीकेशन दे के, आइडेंटिटी ही तो चेंज करानी है, नाम चेंज करा दो, आइडेंटिटी भी चेंज करा दो। ये बात तो बड़ी कहने में प्रैक्टिकल है कि कोई नॉन हिंदू हिंदू बन जाएगा, नहीं समझे, इसके इम्प्लीकेशंस बड़े गहरे हैं। जैसे ही कोई मान लीजिए नॉन मुस्लिम मुस्लिम हिंदू बना, उसका पर्सनल लॉ खत्म, अब वो आईपीसी से गवर्न होगा, बाइगेमी के चार्ज होगा, जेल भी जाएगा, है ना। तो सोर्सेस तो बहुत है, एविडेंस चाहिए, विटनेस चाहिए कि प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, पंडित जी ले आओ, एक तरीका वो भी है, लेकिन कोर्ट केसेस में बोला गया, पीरूमल बनाम पुन्ना स्वामी वर्सेस पीरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी केस में यही बोल दिया, केवल इंटेंशन शो कर दे वो हिंदू हो गया। तो भाई साहब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम प्रूव, पहला क्या, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी उसके प्रैक्टिसेस को मानना शुरू कर दो, जो उनकी तरीके हैं उनको मानना शुरू कर दो, आप हिंदू हो गए। दूसरा जो तरीका है, इफ समवन एक्सप्रेस द इंटेंशन टू बिकम ए हिंदू, नाउ वी विल ट्रीट हिम एज ए हिंदू, ठीक है। और इसके अलावा ये केस बड़ा लीडिंग था, पीरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी करके, पीरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी करके केस था, जिसमें मैंने ये बात बोली गई, अक्सर ये प्रीलिम्स में आ जाता है ये केस, है ना। इसके अलावा प्यारे बच्चे, इंटेंशन तो शो कर ही दे, साथ ही साथ अगर डिक्लेयर कर दे खड़े होके कि मैं हिंदू हूं और अब से मैं हिंदू की तरह रहूंगा, आई लिव लाइक ए हिंदू, वो भी हिंदू एक तरीके से हो गया। मोहनदास वर्सेस देवदासन बोर्ड ये केस है, मोहनदास वर्सेस देवदासन बोर्ड। तो ये मोहनदास वर्सेस देवदासन बोर्ड, ठीक है। केसेस लिख लो। तो पहला केस तो मैंने ये बताया, और पीरूमल वर्सेस पुन्नु स्वामी सुप्रीम कोर्ट का केस है 1971 का, और ये जो मोहनदास वर्सेस देवदासन बोर्ड है ये भी कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। मोहनदास वर्सेस देवदासन बोर्ड, देवासन बोर्ड, सॉरी देवासन बोर्ड, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का केस है। तो कुल मिलाकर हम एक बात ये बताने की कोशिश करी कि हिंदू बनाया भी जाता है, हिंदू पैदा भी होता है, दिक्कतें कई आती हैं, ठीक है। ये दो केस अक्सर प्रीलिम्स में आपसे पूछे जाते हैं। सर हमें ये बताओ कि हिंदू लॉ फिर एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। मैंने कहा पहला वो जो हिंदू पैदा हो जाए, हिंदू रिलीजन में तुम सब कई लोग बच्चे बॉर्न हुए तो उनके ऊपर सब हिंदू लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल है। दूसरा वो जो हिंदू बन जाए यानी कि कन्वर्ट हो जाए, उसके ऊपर भी हिंदू रिलीजन एप्लीकेबल है। और तीसरा वो प्यारे बच्चों, एक बात और इसकी खूबसूरती है, लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी से फर्क यहाँ नहीं पड़ता, उनके ऊपर भी हिंदू रिलीजन एप्लीकेबल है। और अगली बात एक और, इधर सुनो, एक माँ हिंदू फादर नॉन हिंदू, फादर हिंदू माँ नॉन हिंदू, उसके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा अगर उसकी अपब्रिंगिंग एज ए हिंदू हुई है तो। क्या समझे, अगर एक पेरेंट हिंदू है तो उसके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा, डिपेंड करेगा इस बात पे कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है। अपब्रिंगिंग माने किस पद्धति से उसको बड़ा किया गया है, कौन से प्रोसेस को वो मानता है। आने क्या दिक्कत है, अब कुछ लोग सेकुलर होते हैं तो जिसमें बॉर्न हो गए वो है, जैसे मैं तो सभी रिलीजन का बड़ा सम्मान करता हूँ, सम्मान अलग की बात है। अब कोई ड्रामा करने पर उतारू है, सुबह पतिया पड़ रहा है, रात में घंटी हिला रहा है, तो उसका मैं क्या करूं यार कुछ नहीं, हिंदू रहेगा ना 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 ना। देखो इधर ऐसा है, डिक्लेरेशन एक बात, अब प्रैक्टिस अगर इस्लाम करने लगे, वो प्रैक्टिस इस्लाम करने लगे तो दूसरे रिलीजन का प्रैक्टिस करने का मतलब डिनाउंसेंट ऑफ द वन रिलीजन। मेरी बात को समझो, कोई बंदा एक तरीका, तो मैंने तुम्हें ये भी बताया कि हिंदू रिलीजन प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करने लगे, वो हिंदू बन गया, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसने दूसरा छोड़ दिया।
हाँ डिनाउंस हो गया, एक ही रास्ता इसका है। तो प्यारे बच्चों हमने अभी इस क्लास में क्या देखा कि हिंदू बनाया भी जा सकता है, बॉन्ड भी होता है, बनाया भी जा सकता है। हिंदू रिलीजन को प्रैक्टिस करने लगे वो भी हिंदू, अपने आप को जो डिक्लेयर कर दे वो भी हिंदू, इंटेंशन शो कर दे और प्रोसेस को फॉलो करने लगे वो भी हिंदू। तो हिंदू कई तरीके से पैदा होता है। अगला क्वेश्चन बताओ कौन वाली, मुझे चलने तो देते थोड़ा यार। कहाँ पे ही प्रैक्टिसेस बताना, does not cease Hindu if he becomes an atheist or descend to अरे बाप रे, अब ये बोल दूंगा तो तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, आई एम एन एथिस्ट बट आई एम हिंदू। तुम सुनो तो पहले मेरे को, बार बीच बीच में मत टोको, अभी इसको पकड़ो। अब आप ये कह रहे हो देयर इज अ टू रिलीजन, वन इज द मुस्लिम वन इज द हिंदू। अब रुको, हिंदू मुस्लिम रिलीजन और एथिस्ट में पूरा फर्क है। द पर्सन हु बिलीव्स, मेरी बात तो सुनो, इस्लाम कि अल्लाह एक है वो मुस्लिम हो गया, जो हिंदू प्रैक्टिस कर रहा है वो हिंदू हो गया, और एथिस्ट वो हुआ जो किसी को नहीं मान रहा, किसी रिलीजन को मान नहीं रहा, वो एक अलग की बात हो गई। हम ये कह रहे हैं कि हिंदू बनाने के ये तरीके, और ये कोई सॉलिड तरीके नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं लिखे गए। जब केसेस फैक्ट के बेस पे केसेस कोर्ट में आए तो कोर्ट को पर्टिकुलर मैटर डिसाइड करना था, हमने वही पैरामीटर उठा लिया। मेरी बात नहीं समझे कि ये तरीका भी एक हो सकता है सर, अगर इसके अलावा कोई और तरीका निकाले तो इसको भी डिसाइड कर लेंगे कभी किसी केस की हेल्प से, है ना। एथिस्ट होना अलग बात है, ए हिंदू कैन ऑल्सो बी एथिस्ट, ए मुस्लिम कैन ऑल्सो बी एथिस्ट। मेरी बात नहीं समझी, डॉक्यूमेंटेशन अलग की बात है, पूजा पद्धति अपनी अलग की बात है ना। तो ये तरीके हमने निकाले हिंदू बनाने के। हिंदू लॉ किनके ऊपर अप्लाई होगा, हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा जो हिंदू बॉन्ड हुए, हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा जो हिंदू में कन्वर्ट हुए, हिंदू लॉ उनके ऊपर अप्लाई होगा जो हिंदू माता या हिंदू पिता में से एक की संतान है। दोज हु आर दी किड्स ऑफ ए हिंदू फादर और मदर, वो भी हिंदू डील होंगे बशर्ते उनकी अपब्रिंगिंग एज ए हिंदू हुई हो, जिसे उनकी अपब्रिंगिंग एज ए हिंदू हुई हो। जैसे बड़े किया वैसे ही हमने उसी रिलीजन से उनको डील कर लिया। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, जो जिससे अपब्रिंगिंग करी उसी से हमने उनको एक तरीके से डील कर लिया कि चलो ठीक है, तुम्हें इसमें हम डाउट में एक तरीके से ना रहे। और सुनो, एक हिंदू था वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ, जितनी बार चाहे उतनी बार, कभी इस डाल कभी उस डाल। आज हिंदू है, मजा नहीं आ रहा, कल हिंदू नहीं रहे, फिर कह रहा यहां बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, फिर हिंदू बनना चाहता हूं, फिर हिंदू बन गया। तो कन्वर्ट रिकन्वर्ट, जिस समय वो कन्वर्ट हुआ वो हिंदू हो गया, रिकन्वर्ट हुआ वो फिर हिंदू हो गया। कोई प्रोसेस तो है नहीं कि बैन लगा दो, 3 बार तुम गए हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या कल्चर है। मेरी बात नहीं समझे, तो कन्वर्ट के भी ऊपर हिंदू एप्लीकेबल है, और जो रिकन्वर्ट हो रहा है कहीं से घूम के आके उसके ऊपर भी हिंदू रिलीजन एप्लीकेबल है। कोई लिमिटेशन प्यारे बच्चे तो है नहीं कि ओनली 2 times यू कैन बी हिंदू, 2 times यू कैन बी मुस्लिम। जितनी मर्जी इधर उधर कूदो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदू की तरह डील किए जाओ। इस धर्म की खूबसूरती प्यारे बच्चे यही है, जो हिंदू मानता है प्रैक्टिस करता है वो भी हिंदू है। और उसी शेड्यूल कास्ट वर्ग के कुछ लोग अंबेडकर और बुद्धिज्म को मानते हैं बड़ी तरीके से, और वो बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी हिंदू डील कर रहे हैं। हमने एक नई मुहिम छेड़ दी कि आदिवासी भी हिंदू, और आदिवासियों का कुछ वर्ग कह रहा हमको, मैं तुमसे अलग हूँ, मुझे अलग करो, हमारी पूजा पद्धति अलग है। उनके थॉट प्रोसेस को बचाने के लिए हमने इसी हिंदू मैरिज एक्ट में ये प्रोविजन किया कि जब तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा उनको नोटिफाई नहीं कर देगी उनकी कमिटी को, हिंदू मैरिज एक्ट उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नहीं समझे, सूरजमणि स्टेला खुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा का केस, इसमें 2 डॉक्टर, दोनों सूरजमणि स्टेला खुजूर बहुत पूछा जाता है वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा, ये डिटेल में आने वाले हैं, अभी तो थ्योरी चल रही, केवल आज की क्लास ही इंट्रोडक्शन की है। इस केस में 2 आदिवासी कमिटी कपल, दोनों डॉक्टर बहुत ही पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने शादी करी हिंदू मेथड से, और जब हिंदू मेथड से शादी करी, आदिवासी कमेटी उनको कई शादी करने की अनुमति देती, इसमें कोई चर्चा नहीं करता है, इस बात पे कोई डिस्कशन कोई करता ही नहीं है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमेटी है उसमें बहुत सारी ऐसी कमेटी है जहाँ कई कई शादी वो कर सकते हैं, सब में नहीं, कई कई कर सकते हैं। तो एक उसके हस्बैंड ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। अब वो कोर्ट गई कि साहब हमारी शादी हिंदू रिचुअल से परफॉर्म हुई थी। तो बोला बाबू तुम किसी रिचुअल से शादी कर लो, उससे मतलब नहीं है, जो तुम हो उसी से डील किए जाओगे। आदिवासी कमेटी, शेड्यूल्ड ट्राइब कमेटी इसको नोटिफाई नहीं कर रखा है, तो हिंदू मैरिज एक्ट इस मैरिज पे बैन नहीं लगाता, अवॉइड नहीं करता। जितनी मेरे भैया की पोस्टिंग एमपी में है, बैंक मैनेजर है, तो उन्हीं का एक क्लर्क है। तो एक दिन उसकी एक वाइफ आई,
हाँ हकीकत बता रहा हूँ। एक वाइफ आई ये शिकायत लेके कि साहब इनकी ना मेरे हस्बैंड के अकाउंट को फ्रीज करो। बोले क्यों? करे मेरी बेटी की शादी, ये आदमी दूसरी शादी करने की फिराक में है। बेटी की शादी भी है और ये आदमी खुद दूसरी शादी करने की फिराक में है ना। तो अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे पॉसिबल है? वो तो वाइट है, वो शेड्यूल ट्राइब कमिटी से क्लर्क है। वो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और उस वो कमिटी में वो अलाउ कर रही है वो चीजें। तो बहुत डाइवर्स कल्चर है। हमें हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है, अपने एक्ट तक अपने आप को कंसोलिडेट रखना है, ठीक है। बहुत डाइवर्स कल्चर है इस कंट्री का। अभी पढ़ोगे ये बात, सारे केसेस मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो हिंदू लॉ किन के ऊपर है? जो हिंदू बॉन्ड हुआ उसके ऊपर, जो हिंदू कन्वर्ट रिकन्वर्ट हुआ उसके ऊपर, और किसी भी तरीके से हिंदू रिलीजन के किसी सेक्ट में कवर हो रहा है उसके ऊपर, साथ ही साथ किसी मदर फादर में कोई एक हिंदू है और उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई इस बात के ऊपर। वो अब सर जी अगर झगड़ा फैल जाए, माँ कह रही मेरे, तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। कैसे इसकी अपब्रिंगिंग हुई है, पढ़ा कैसे, क्या क्या कर लेता है ना। मम्मी उसको डेली हनुमान चालीसा पढ़ा रही हैं, पापा उसको डेली कलमा पढ़ा रहे हैं, दोनों सीख रहा है ना। अब सर इसका क्या करें? अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। अब मेरे से इसका जवाब, और यू आर आल्सो पोटेंशियल जज, तो कोई दिक्कत नहीं, डिसाइड करो इस मैटर, है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो बड़ी एप्लीकेबिलिटी ऑफ हिंदू लॉ का बड़ा तगड़ा प्रश्न है। जैनिज्म के ऊपर, हिंदू जैन कमिटी के ऊपर, बुद्ध कमिटी के ऊपर, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, इन सब के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल है, हिंदू लॉज एप्लीकेबल है, लेकिन ये हिंदू है नहीं। तो ये एक्ट जो पढ़ने वाले हो वो आपको ये नहीं बताता, दिस पर्टिकुलर एक्ट डज नॉट टेल यू कि हु इज द हिंदू। इट इज बेसिकली डिमार्केटिंग द लाइन ऑन विच हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाइज। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें जो है हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सर जी सोर्सेस क्या हैं? सोर्सेस तो बहुत हैं। एंसेंट सोर्स और प्राइमरी सोर्स में हमने इस हिंदू लॉ को डिवाइड कर रखा है। एंसेंट सोर्स एंड प्राइमरी सोर्स, एंसेंट सोर्स एंड मॉडर्न सोर्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। एंसेंट सोर्स से ही मॉडर्न सोर्स का डेवलपमेंट एक तरीके से, ठीक है। सर जी वो सब तो ठीक है, अगर कोई हिंदू रिलीजन छोड़ दे तो? मैंने कहा जिस समय हिंदू रिलीजन वो छोड़ेगा उसके ऊपर ढेरों लीगल इंप्लीकेशंस होंगे, हिंदू लॉ का एप्लीकेशन उसके ऊपर खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने परफॉर्मेंस वो हिंदू रहते करके गया है वो उसको करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि इधर कूदा दूसरी शादी, इधर कूदा फिर शादी, ना। हिंदू रिलीजन जीवित रहेगा, आप अब जाके नए परफॉर्मेंस कर रहे हो वो जाके करो जाके, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है कि फिर चीजें जो है एप्लीकेशन उनका बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करते हैं। बेसिकली हमने इसको कई सोर्सेज में कन्वर्ट कर रखा है। 8 मेनली सोर्सेज हमने रखे हैं। हम इसको ना, मनु ने कई सोर्स बताए, जिसमें एक धर्म सोर्स बताया, वेद बताए, श्रुति बताई, मनु भी इन्हीं की चर्चा कर रहे थे। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की दृष्टि से देखें तो द मेन सोर्स ऑफ हिंदू लॉज आर, नंबर 1 श्रुतिज, नंबर 2 स्मृतिज, नंबर 3 कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, नंबर 4 जुडिशियल डिसीजंस, नंबर 5 लेजिस्लेशंस, नंबर 6 आपका कस्टम्स, नंबर 7 जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। फिर से करूंगा तो मैं इसलिए रिपीट किया था कि तुम जोड़ दो, सब इसको आज ही याद भी कराता हूं मैं, तुम तो जानते होगे बोल बोल के। नंबर 1 श्रुतिज, बोलो। मेरी सिस्टर का नाम है स्मृति, क्या नाम है? स्मृति सिंह नाम है उसका। तो दूसरा क्या है? स्मृति। और तीसरा कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। 4 क्या है? 3 ही याद करने हैं। नंबर 4 जुडिशियल डिसीजंस, नंबर 5 लेजिस्लेशंस, ये तुम्हारा है ना, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस और कस्टम्स। प्यारे बच्चे 8 सोर्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कस्टम को यहां भी रखेंगे और कस्टम को यहां भी रखेंगे, मॉडर्न में भी और एंसेंट में भी। तो हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर? देयर आर सेवरल सोर्सेज फॉर द हिंदू लॉज। नंबर 1 श्रुति, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 जुडिशियल डिसीजंस, नंबर 4 लेजिस्लेशन, कस्टम, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। अभी कितने लोगों को याद हुआ? अभी कुछ को नहीं होगा। पहला सोर्स श्रुति, पहला सोर्स श्रुतिज,
पहला सोर्स श्रुतिज, नंबर 2 स्मृतिज, ठीक है। नंबर 3 कॉमेंट्री, नंबर 3 कॉमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, नंबर 4 जुडिशियल डिसीजंस, नंबर 5 लेजिस्लेशंस, नंबर 6 कस्टम्स, नंबर 7 जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। प्री का एक क्वेश्चन तैयार, जैसे मुस्लिम लॉ का एक सोर्स पूछा जाता है वैसे हिंदू लॉ के भी सोर्स पूछे जाते हैं। अब हमें यह जानना होगा व्हाट आर दी श्रुतिज, व्हाट आर दी स्मृतिज एंड व्हाट आर दी कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। बस इतना ही 3 जानना है, बाकी सब तुम्हें पता है थोड़ा थोड़ा, वहां ज्यादा समझने में जोर नहीं देना है। तो देर आर सेवरल सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ। नंबर 1 श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। याद हुआ? नहीं हुआ? सब ठीक। तुम लोग बोलो। हम कह रहे हैं कि एक सोर्स को, दैट इज द कस्टम, उसको मॉडर्न में भी रखते हैं और एंशिएंट में भी रखते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम क्या करते हैं, इसको मॉडर्न में भी रखते हैं और एंशिएंट में भी रखते हैं। सर देयर आर 2 टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ द हिंदू लॉ, नंबर 1 मॉडर्न सोर्स एंड एंशिएंट सोर्स। देयर इज 4 एंशिएंट सोर्सेज, श्रुति, स्मृति, commentaries and digest and custom. अभी रुको। There are 4 modern sources, judicial decisions, legislation, equity, justice and good conscience and custom. क्योंकि सर जी कस्टम को आज आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्यारे बच्चे जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे कस्टम को डिफाइन कर रखा है आपके इस एक्ट में, यानी मॉडर्न सोर्स का सबसे ऑथेंटिक सोर्स बना रखा है। नहीं बना रखा? इसलिए हमने इसको इधर भी रखा, इसको इधर भी रखा। क्या चीज? कमेंट्रीज नहीं आएंगी, उसको एंसेंट में ही रखेंगे। अब यही इतने सोर्सेज हैं, अपनी समझ के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इनको 2 कैटेगरी में हमने बांट लिया। नई कमेंट्रीज कौन करेगा? नई कमेंट्रीज बेसिकली थी क्या? अभी आज ही अभी पढ़ेंगे क्या थी कमेंट्रीज। कमेंट्रीज वेद पे, श्रुति और स्मृति पे। जैसे तुम हो, मैंने एक श्रुति लिखी, स्मृति लिखी, ठीक है, स्मृति मैंने एक लिखी, ठीक है, जो सुना उसको मैंने कोडिफाई किया। आप कौन हो? आप हिंदू रिलीजन के कोई, मान लीजिए कि जुरिस्ट हो, ठीक है, आपने मेरी इस श्रुति पे कुछ कमेंट्स किए, वही कमेंट्रीज तो है दाय भाग और मिताक्षरा, जिनके ऊपर पूरा ये तुम्हारा डिपेंड है। वो स्टेप बाय स्टेप चलो, मुझे डिरेल मत करो, मेरा जो फॉर्मेशन है बताने का उसके हिसाब पे चलो। पहला श्रुति, स्मृति, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशन, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, और आपका दोबारा से कस्टम। पहला वर्ड है श्रुति। पहला वर्ड क्या है? श्रुति। श्रुति शुरू से क्या आ रहा है? शुरू, सुनो, हियर। एक तरीके से श्रुति सिग्निफाइज व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया। अगर सर सुना गया तो बोला किसके द्वारा गया? नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? श्रुति, श्रुति माने शुरू, शुरू माने टू बी हियर, व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया। एक जनरेशन से अगली जनरेशन ऐसे ही कन्वर्ट हुआ। सर श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड, तो मैंने बोला किसके गया? खुद गॉड के द्वारा। गॉड ने बोला, ऐसे मानता है, गॉड ने बोला, और हिंदू रिलीजन के जो बड़े बड़े संत हुए उन्होंने उसको सुना, सुन के उसको नेक्स्ट जनरेशन में कन्वे की। तो श्रुति वर्ड जो डेराइव हुआ है वो है व्हाट इज हर्ड, जो सुना गया, टू बी हियर बेसिकली, है ना। लेकिन बोला किसने? तो बोला गया बहुत तरीके से। एक तरीके से आपके गॉड ने जो बातें बोली, ठीक है ना, वेद, उपनिषद, ये सब जो है एक तरीके से उसी श्रुति के आधार पर डील हुए, है ना, जो बने हुए हैं। एक बार मैं क्लास ले रहा था, मैंने बोला कि सोर्सेज में बता रहा था कि वेद हैं, वेदांग हैं, कल्प हैं, ऐसे जो सोर्सेज के अंदर जो सोर्सेज बता रहा था। तो एक बच्ची बोली कि सर जी ये सब तो समझ में आ रहा है, ये कल्प क्या है, वेदांग क्या है, इसको समझाओ। प्यारी बच्ची, मैं पढ़ा रहा हूँ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, वेदों का ज्ञान मुझे नहीं है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जो सोर्सेज हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो श्रुति है इन्हीं को बेसिकली हम वेदास भी कहते हैं। ये वेद ही इसी कैटेगरी में, श्रुति की कैटेगरी में हमारी आ रहे हैं।
कई वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद और सामवेद, वो अलग का मसला है। तो पहली कम्युनिटी क्या, कैटेगरी क्या है? श्रुतिज। श्रुति मीन्स व्हाट इज हर्ड, टू बी हियर। बोला किसी ने, अगर सुना तो किसी ने बोला भी तो होगा, खुद गॉड ने, ऐसा माना जाता है। जिसको सुन के फिर उसको आगे ट्रेवल कराया गया, और एक तरीके से वेदास उसी का एक तरीका है। 4 लगभग वेद हैं, वो आप जानते हैं, ठीक है ना, वो कैटेगरी उसकी आप जानते हैं। सर श्रुति तो हो गया, अब दूसरा क्या है? सारे वेद उपनिषद वो इसी कैटेगरी में आते हैं, श्रुति की कैटेगरी में, ठीक है। अगला कैटेगरी है स्मृतिज। क्या है? स्मृतिज। स्मृतिज का मतलब, मेरी सिस्टर से किसी ने पूछा तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, स्मृति का क्या मतलब है, तो उसने कहा जो याद रह जाए, है ना, व्हाट इज रिमेम्बर्ड। तो वही मतलब श्रुति का है, क्या? सॉरी, स्मृति का है, मेमोरी, व्हाट इज रिमेम्बर्ड, ठीक है। अब देखो इधर, जब से ह्यूमन रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ, हिंदू ऋषिज ने उस थॉट को, श्रुतिज को स्टेप बाय स्टेप अगली जनरेशन में उसको कन्वे करा, ट्रेवल कराया एक तरीके से, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। थोड़ी बोरिंग क्लास रहेगी, थ्योरी है ये सब, तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, पढ़ाई है, क्या किया जाएगा। पढ़ाई तो खुद ही वैसे बोरिंग है, लेकिन करते हो ना? कहाँ करते हैं सर जी, है ना, तो सुनना तो पड़ेगा, तुम्हें टॉयलेट तो मुझे करना पड़ेगा, वही पहली क्लास तो ऐसी ही होती है ना। तो पहला श्रुति, दूसरा स्मृति। स्मृति का मतलब है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, जो याद रह जाए, है ना। कैसे याद रह जाए? इन ऋषियों ने जो चीजें सुनी, ठीक है, और इनके जहन में जो है हैंडेड डाउन दिस प्रिंसिपल टू द नेक्स्ट जनरेशन। और आज के टाइम में एक बात को समझो, स्मृतिज आर दी मेन प्रिंसिपल, मेन सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। कारण क्या है? जितनी भी कमेंट्रीज आई ना बाद में, वो किस पे आई? इन स्मृतिज पे ही सारी की सारी कमेंट्रीज आई, जो चल के आगे चल के आपका हिंदू मैरिज एक्ट का सोर्स। नहीं समझे? जो कमेंट्रीज आई ना इसके बाद का सोर्सेज, वो कमेंट्रीज किस पे करी गई? वो कमेंट्रीज करी गई इन्हीं स्मृतिज पे, ठीक है, उन्हीं स्मृतिज पे कमेंट्रीज करी गई। तो वो जाकर सबसे मेन सोर्स एक तरीके से बनी। जो 2 कमेंट्रीज आई ना आपकी, मिताक्षरा और दायभागा, और बाकी भी हैं, वो इसी से निकलकर सामने आई। तो प्यारे बच्चों, सबसे मेन सोर्स आपका हिंदू लॉ का एक तरीके से ये है, और इस तरीके से इनको हमने कई कैटेगरी में डिवाइड किया, है ना। स्मृतिज के, स्मृतिज माने क्या? वो जो यादों में रहा और फिर कन्वे किया गया तो आगे स्प्रेड कर गया। इसके क्या फॉर्म हो सकते हैं? 2 फॉर्म, एक प्रोज और एक पोएट्री। प्रोज स्टाइल वो स्टाइल जो एक तरीके से बोल के, लिखित फॉर्म में जैसे हम बात करते हैं, और पोएट्री स्टाइल क्या? वो स्मृति जो पोएम के फॉर्म में आगे ट्रेवल करी। देखते हो कई चीजें बोल बोल के आगे ट्रेवल कराई जाती है। ना 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 ना, ऐसा देखो, बेसिकली जो चीज कोई स्मृतिज है, वो चीज स्मृति, जो श्रुतिज है वो तो फिर कोडिफिकेशन हो गया वेद में, एक तरीके से यहाँ चला गया, है ना। स्मृतिज का मतलब जो केवल याद रहा, तो ऋषि या संत जो है वही अपनी जो बातें बोल रहे हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। तो ये भी कह सकते हैं उनके अपने थॉट प्रोसेस भी कुछ हो सकते हैं, उनके अपने थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं, कुछ इनको उन्होंने इसको पढ़ के लिया होगा, है ना। तो दो कैटेगरी में इसका डिवीजन है, एक तो श्रुति और दूसरा स्मृति। स्मृति पे ही जो ऋषियों ने बोला उसी को कोडिफाई करके उसको भी कोडिफाई किया गया बेसिकली, और उस पर ढेरों कमेंट्रीज हुए, है ना। तो एक तो तरीका ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनसे तो ये तो इंस्पायर होंगी ही, है ना, श्रुति से स्मृति तो इंस्पायर होंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमी सोर्स नए थॉट डेवलप कहाँ से करेगा? जिस सोसाइटी में रह के सीखेगा पढ़ेगा, है ना। तो ये चीजें 2 तरीके के स्टाइल की स्मृति हो सकती है। बहुत गर्मी लग रही, चक्कर क्या है, आ गई है कि मुझे ही लग रही है? हाँ अब, हाँ? दूसरी क्या है? प्रोज स्टाइल और पोएट्री स्टाइल। इसके अलावा जो है, और तीसरा है आपका कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अगला सोर्स क्या है? कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें जो है, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, जब कोई लॉ बनता है तो कई बार उसमें ना टर्म वेग और एम्बिगियस होते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात। तब हम जाते हैं कोर्ट के पास,
और कोर्ट क्या करता है, उसका इंटरप्रिटेशन। इसी तरीके से जब स्मृतिज आई तो इन स्मृतिज में बहुत सारी बातें वेग और एम्बिगुअस थी, जिनके प्रॉपर इंटरप्रिटेशन की हमें जरूरत थी। तो इन स्मृतिज को एक्सप्लेन करने के लिए, जो इंटरप्रेट करने के लिए जो कमेंट्स किए गए, वही कमेंट्रीज और डाइजेस्ट के फॉर्म में हमारे सामने निकल के सामने आए। तो जो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट हैं, दैट आर द कमेंट्स ऑन दी स्मृतिज, बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ दी स्मृतिज, वेयर देयर इज ए लैंग्वेज of the Smritis are not clear, there is the commentaries. Commentaries and digests are basically the interpretation of the Smritis and Shrutis. बहुत सारी बातें बताई नहीं हमने, कोर्ट जहां लैंग्वेज प्लेन नहीं रही, जरूरत इंटरप्रिटेशन की हमें पड़ गई। तो एक तरीके से कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट क्या था, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आर बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्मृतिज। अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से चीजों को इंटरप्रेट किया। अलग अलग चीजों की, अरे बाप फैली गया, अब क्या किया जाए, अब गर्मी चली गई। जो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट थी तो क्या थी, मैंने क्या कहा, हमेशा चीजें क्लियर नहीं होती हैं। स्मृतिज व्हाट इज रिमेंबर चीज को आगे कन्वे किया गया, और जब कन्वे किया गया तो हो सकता है उसके इंटरप्रिटेशन में आ रही हो दिक्कत, तो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स ने उसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, और जब अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया तो वो अपने अपने थॉट प्रोसेस बन गए। जैसे इन्होंने इंटरप्रेट किया तो इनकी कमेंट्रीज, इन्होंने इंटरप्रेट किया तो इनकी कमेंट्रीज। तो ये बेसिकली कमेंट्रीज जो है, कमेंट्स हैं, इंटरप्रिटेशन है स्मृतिज का। ठीक है, ये क्या है, इंटरप्रिटेशन है, एक तरीके से कमेंट्स है स्मृतिज का। ढेरों कमेंट्रीज आई, जिसमें फिर दो कमेंट्रीज आपकी, एक है मिताक्षरा और एक है दायभाग, जिनके ऊपर तुम्हारा आज का ये पूरा का पूरा हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है। ये बेसिकली कमेंट्रीज ही है। उस बात कीजिए, दाय भागा और मिताक्षरा, जो स्कूल इन्हीं कमेंट्रीज के थॉट पे बने। हाँ, नहीं समझे, स्कूल जो डेवलप किए हमने बाद में, इन्हीं जो दो मेन कमेंट्रीज आई, उन्हीं के ऊपर स्कूल्स बनाए हमने। नहीं समझे, अच्छा वापस आओ। लगभग लगभग एक मेन कमेंट्री थी आपकी दाय भागा, और दूसरी जो थी एक तरीके से मिताक्षरा। ठीक है, जिस पे प्यारे बच्चे तुम्हारे बाद में स्कूल जाके बने। मिताक्षरा लिखी विज्ञानेश्वर ने और दाय भाग लिखी जिमूत वाहन ने। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मिताक्षरा जो लिखी वो लिखी आपकी दाय भाग ने, और मिताक्षरा जो लिखी वो विज्ञानेश्वर ने लिखी, और जो दाय भाग कमेंट्रीज है वो लिखी जिमूत वाहन ने। ये दो नाम अक्सर फिल्म्स में आते हैं, मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, जिमूत वाहन, जिमूत JIMUTVAHAN, जिमूत वाहन करके। ठीक है, ये लो, ये किसने लिखी, दाय भाग। ठीक है, दूसरी जो है वो ये दो। ठीक है, इन्होंने लिखी मिताक्षरा और इन्होंने लिखी दाय भागा। प्रीलिम्स में अक्सर आता है, बस यही पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा सबसे जबरदस्त जो बात लिखी वो मिताक्षरा रही। आप क्या रही, मिताक्षरा, जो आपकी विज्ञानेश्वर ने लिखी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमेंट्रीज बनी जाके, वो बनी जाके मिताक्षरा, जो हिंदुस्तान के पूरे भाग डेवलप, लगभग अगर बंगाल का रिलीजन छोड़ दें तो पूरे इंडिया के अंदर जो है यही प्रिवेलेंट है। सबसे अच्छी सक्सेशन की बात इसमें करी गई, जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं, वो सब किसमें रहा, जो विज्ञानेश्वर की जो आपकी मिताक्षरा रही उसमें रहा। सबसे स्टीम्ड सोर्स ऑफ इंडिया है ये हिंदू लॉ का, कौन सा, मिताक्षरा, रिटन बाई विज्ञानेश्वर। और दूसरा क्या है, दाय भाग, रिटन बाई जिमूत वाहन। ये जो पूरा हिंदुस्तान है ना, बंगाल और असम के कुछ पार्ट्स को छोड़ के, इसके पार्ट्स को छोड़ के, बंगाल और असम के
ये बंगाल और असम के पार्ट में तो ये प्रिवालेंट है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में एक तरीके से मिताक्षरा, क्या मिताक्षरा पूरे हिंदुस्तान में ये असम और सम पार्ट ऑफ असम एंड बंगाल, वहां पर आपका दाय भाग रहा, जो रिटर्न किसके द्वारा किया गया, जिमुतवाड़, ठीक है, बंगाल और सम पार्ट ऑफ द असम, बेसिकली मेनली इन दी बंगाल, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन और आता है कि बंगाल रिलीजन में कौन सी कमेंट्रीज या स्कूल ज्यादा, कौन सा प्रिवलेंट है, दैट इज दी दाय भाग, ठीक है। तो ये जो तुम करो सर स्कूल्स कहाँ गए, वो स्कूल इन्हीं की कमेंट्रीज से निकल कर आए, जब वो पढ़ाए जाने लगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में प्रिवलेंट रहे, तो वो निकल कर कहाँ से आए, इनके से। तो यही जो आपकी कमेंट्रीज थी। प्यारे बच्चों, सबसे ऑथेंटिक वर्क है आपका विज्ञानेश्वर का लिखा हुआ एक तरीके से मिताक्षरा, जो इंडिया के पूरे पार्ट्स में यही एक तरीके से ट्रेवल करते हुए आगे चला। सर प्लीज लेट अस नो इफ यू विल मेक दिस राइट। छोटा छोटा जो मैं बातें बताते जा रहा हूँ उनको आप लिखते जाओ, ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो बातें बताता जा रहा हूँ उनको आप लिखते जाओ, एक बात। दूसरा, कुछ चीज़ें आपके बुलेट नोट्स में होंगी और स्टडी मटेरियल में होंगी, दूसरी बात। और तीसरी, जो मुझे ज़रूरत लगेगी जो केसेस वो मैं लिखाऊँ, ठीक है। ये बेसिकली लेक्चर है, तो आप इसको अपने फॉर्म में, अपने जो भी मैं बताता जा रहा हूँ उसको आप अपने हिसाब से, हाँ दाय भाग में ये बातें थी, स्कूल पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, तो उसमें पूरा दाय भाग और यही दोनों बताएंगे क्या उसमें क्या था, डिटेल में यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला स्कूल क्या था, जुडिशियल डिसीजंस, ढेरों जुडिशियल डिसीजंस हैं, उस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं, मतलब बताने की जरूरत ये कि जो कोर्ट केसेस हैं, जो आज हमारा मेन सोर्सेज बन रहे हैं, ओके, ये जो केसेस मैंने बताए है ना, पेरूमल वर्सेस पुन्नू स्वामी और उसके पहले के जितने भी केसेस थे, वो सारे के सारे केसेस लॉज भी हमारे हिंदू लॉ से एक तरीके से बने, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, दोनों कमेंट्रीज हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी कमेंट्रीज थी, यही दोनों नहीं थी, लेकिन हमने इनको दोनों को अडॉप्ट किया अपने हिंदू लॉ के सोर्स में, इन दोनों को हमने अडॉप्ट किया, तो यही चीज़ें हमारी चलती रही। इसके अलावा प्यारे बच्चों जुडिशियल डिसीजंस थे, और प्यारे बच्चों जुडिशियल डिसीजंस के बारे में एक बात और जानो, ना केवल ये सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है बट आल्सो बाउंड टू दी हिंदूज है। आज की डेट में हम प्रेसिडेंट को कितना ऑथेंटिक सोर्स मानते हैं, इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रेसिडेंट को कितना मेजर रोल प्ले करता है ना। तो जुडिशियल डिसीजंस भी आपके एक तरीके से एक सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। इसके अलावा लेजिस्लेशन है, ये क्या है आपका, ये लेजिस्लेशन है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी एक्ट्स जो पास हुई, लेजिस्लेशन, जुडिशियल डिसीजंस, ये सारे के सारे मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू, ठीक है। ये सारे एक लेजिस्लेशन थोड़ी है, सारे के सारे, है ना। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट, है ना, सती एबॉलिशन एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटीज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है एज ए लेजिस्लेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड, स्पेशल मैरिज एक्ट पहले भी था, बाद में भी आया। स्पेशल मैरिज एक्ट इससे पहले 1872 में था, बाद में एक नया स्पेशल मैरिज एक्ट आया जिससे दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ की शादियों को हम गवर्न करा रहे हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ रहे। इसके अलावा प्यारे बच्चों इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। सर इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस है सर जी, पहले तो ये जानने के लिए तुम ये समझो कि सर ये इक्विटी क्या भला है। प्यारे बच्चे, इक्विटी इज ए ब्रांच ऑफ ए लीगल सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाय द चांसरी कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। खास तौर से प्यारे बच्चे, जब किसी, अभी तो एक दिन में तो लॉ बन नहीं जाएगा, इंग्लैंड की हिस्ट्री को देखो, अभी इंग्लैंड में लॉ बने नहीं है, कोर्ट चीज़ों को डिसाइड कर रही है, कोर्ट के सामने कोई मैटर आया उस पर कोई लॉ ही नहीं है, तो कोर्ट उस मैटर को गुड कंसाइंस के आधार पर डिसाइड कर देता था, जो बाद में एक प्रेसिडेंट के रूप में फॉलो होता था। तो इक्विटी क्यों आई, उसका मेन रीजन क्या था, लैक ऑफ लॉज। इसलिए उसी समय से ट्रेडिशन चल गया कि इक्विटी फॉलोज दी लॉ, जहां लॉ है वहां लॉ प्रिवेल करेगा, लॉ नहीं है तो इक्विटी आएगी, और लॉ के पीछे पीछे इक्विटी आएगी, इक्विटी के पीछे लॉ नहीं आएगी। एक सोर्स क्या हुआ, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, ये भी एक मेजर सोर्स हमारा रहा। और इक्विटी तो जानते ही हो, इक्विटी बेसिकली इंग्लैंड से डेवलप हुआ चांसरी कोर्ट से, और जब लॉ नहीं होता था
तब जो डिसीजंस गुड कंसाइंस के आधार पर अच्छे और बुरे को देखकर जो जजमेंट आया उसको हम इक्विटी से डील कर लेते थे। बाद में वही प्रेसिडेंट का काम करके वही इक्विटी चलती थी। फिर अगर उस पर कोई लॉ बन गया तो इक्विटी फॉलो नहीं होगी, वो लॉ फॉलो होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो इक्विटी फॉलोज दी लॉ, लॉ के पीछे पीछे इक्विटी चलेगी, लॉ के आगे आगे नहीं। जब कोई लॉ आ गया तो इक्विटी आपका काम खत्म। अगर इक्विटी सप्लांट कर रही है लॉ को तब तो चलती रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ढेरों सोर्सेज रहे प्यारे बच्चों। आपका एक केस है गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। कौन सा केस? गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। कौन सा केस? गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आर द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ ना। ये बात गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई के केस में खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी। सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस रिकॉग्नाइजेस दैट द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आर द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मेरी बात नहीं समझी? तो जो बात हम अभी तक कह रहे थे कि व्हाट आर द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस इन द केस ऑफ गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइजेस व्हाट आई एम सेइंग दैट इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस आर द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो मैं कैसे मना कर दूं, है ना? तो गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई में भी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को एक तरीके से सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ माना गया, ठीक है। इसके बाद सबसे मेजर बात है वो है, बहुत बोरिंग लग रही है क्या क्लास? कहाँ से मसाला लेके आऊँ? अब सोर्सेज हैं, अब इन्हीं पे चर्चा करनी है, अब क्या करें, है ना? डायरेक्ट आ जाएगा तो तुम्हें भी पढ़ना रहेगा, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा ना, फिर बोरियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अब पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, है ना? मुझे खुद बोरियत लग रही। खैर कोई ना, जानना होता है। अगला जो सोर्स है वो है कस्टम। क्या है? कस्टम। मैंने कहा कस्टम को जो है हम एंसेंट सोर्स भी रखते हैं और मॉडर्न सोर्स। कस्टम को जो है हम एंसेंट सोर्स में भी रखते हैं और मॉडर्न सोर्स में रखते हैं। प्यारे बच्चों, कस्टम की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि कॉन्स्टिट्यूशन तक कस्टम वैलिडिटी को अप्रूव कर। इवन अगर हम अपने सेक्शन इसको हिंदू मैरिज एक्ट को देखें तो हिंदू मैरिज एक्ट के क्लॉज में कस्टम को एक तरीके से खुद ब खुद डिफाइन कर दिया गया कि व्हाट इज दी एक तरीके से कस्टम। जब हिंदू मैरिज एक्ट ने खुद बेयर एक्ट में ऑथेंटिकेशन दे दिया कस्टम को, कितना मेजर और इंपॉर्टेंट सोर्स होगा। लेकिन कस्टम की भी कुछ आदतें हैं और कुछ बातें हैं। कस्टम बहुत एंसेंट होना चाहिए। कस्टम में ब्रेक नहीं आनी चाहिए कि आज मान रहे हैं कल नहीं मान रहे हैं, जब मर्जी किया मानना शुरू कर दे। कस्टम लॉ को एक तरीके से चैलेंज नहीं करना चाहिए किसी लॉ के अगेंस्ट। जैसे कि कस्टम, सती प्रथा भी एक कस्टम था, हम मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि दैट इज अगेंस्ट द लॉ। कस्टम को, कस्टम इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, बट देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच कस्टम हो। वो बातें होंगी तभी कस्टम सोर्स बनेगा, अदरवाइज अगर वो बातें होंगी तभी कस्टम सोर्स बनेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कि कस्टम बनने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का होना बड़ा जरूरी है। जैसे कस्टम के कई प्रकार, एक लोकल कस्टम, क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम, ये कस्टम के टाइप्स हैं। लेकिन इन कस्टम्स का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होना बड़ा जरूरी है। लोकल कस्टम विच इज प्रिवेलेंट ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, क्लास कस्टम विच इज प्रिवेलेंट इन ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, family custom which is prevalent in the family, even we are recognizing the family custom also। लेकिन ध्यान रहे कस्टम का बहुत पुराना होना जरूरी, एंटीक होना जरूरी। कस्टम में सर्टेनिटी होनी चाहिए। सर्टेनिटी मतलब आज ये कस्टम है, कल ये कस्टम, परसों वो कस्टम, ये नहीं चलेगा। जो कल है वही आज होना चाहिए, समझे? देयर शुड बी सर्टेनिटी इन दी कस्टम, देयर शुड बी कंटिन्यूटी इन दी कस्टम। मतलब आज चल रहा है, कल नहीं मान रहे, परसों फिर ऐसी बात नहीं बनेगी। एंसेंट होना चाहिए कस्टम। एंसेंट का मतलब 1000-2000 पुराना हो, ये नहीं है। ये ना पता हो कि कब से अनवरत टाइम से इसको हम फॉलो कर रहे हैं। कंटिन्यूटी माने ब्रेक नहीं आना चाहिए। सर्टेनिटी माने कस्टम के फॉर्म में कोई
नहीं होना चाहिए। अगर एक फैमिली भी इस कस्टम को 200 सालों से मान रही तो कस्टम उसको लॉ अप्रूव कर, लेकिन कस्टम के सारे कैरेक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए, कस्टम के सारे कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए। तो क्या क्या होने चाहिए कस्टम की क्वालिटीज? व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द कस्टम? इट शुड बी एंसेंट, इट शुड बी कंटिन्यूअस, देयर शुड बी सर्टेनिटी इन द कस्टम, कस्टम शुड बी रीजनेबल, ठीक है, और इट मस्ट नॉट अपोज द लॉ, इट मस्ट नॉट अपोज द मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये सारी की सारी कस्टम की क्वालिटीज होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कस्टम में? कस्टम, मेरी बात सुनो प्यारे बच्चे, कस्टम इज ऑल्सो सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। देयर इज 3 टाइप ऑफ कस्टम: क्लास कस्टम, फैमिली कस्टम, लोकल कस्टम. Custom is approved by the legislation also. So custom is the most important source, but there is some essential which has to be followed by the custom to become a valid custom. Number 1, it should be ancient, it should be continuous, there should be certainty, custom should be reasonable, not against the public policy and morality, not against the law. इतनी क्वालिटी हो गई, कस्टम को हमने अप्रूव कर। मेरी बात समझे कि नहीं समझे?